अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। तो इसमें आज के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। इससे ये मुराद है कि साइंस की जितनी भी मज़ामीन हैं उसके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुकात है। मतलब बायोलॉजी का जो दूसरे साइंस सब्जेक्ट है या दूसरे साइंस मज़ामीन है इनके आपस में क्या ताल्लुकात है, क्या कनेक्शन है, वो कनेक्शन हम देखें। इसका आपस में बड़े अहम ताल्लुकात है और आपके बुक में ये भी कहा गया है कि इन ताल्लुकात को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आपस में बड़ा अहम रिश्ता ताल्लुकात है। तो उनमें से जो सबसे पहले हमारे पास है वो है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में एक है साइंस का जो सब्जेक्ट उसका और बायो का आपस में क्या ताल्लुक है। तो बायोफिज़िक्स दो वर्ड का कम्बिनेशन है, एक है बायो दूसरा है फिज़िक्स। ये हम देखेंगे कि बायोफिज़िक्स हमारे पास क्या है। बायोफिज़िक्स एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिज़िक्स का मेथड और फिज़िक्स का प्रिंसिपल किस पर अप्लाई करेंगे, बायोलॉजिकल सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। इससे क्या मुराद हुआ, मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, फिज़िक्स है। फिज़िक्स का हम क्या करेंगे, फिज़िक्स का मेथड, तरीक़ाकार और प्रिंसिपल मतलब कानून। तो तरीक़ाकार, फिज़िक्स का तरीक़ाकार और उसका कानून हम किस पर अप्लाई करेंगे, लाइफ पर अप्लाई करेंगे या फिर एक बायोलॉजिकल सिस्टम या ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे। तो इससे हमें मतलब क्या होगा, किस तरह अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। चले आए हम ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वो है हमारे पास लिवर। ये वो वाला लिवर नहीं है जो कि हम कहते हैं लिवर मीन जिगर, ये बायोलॉजी वाला लिवर नहीं है। ये लिवर है फिज़िक्स में, इसमें फिज़िक्स हम पढ़ते हैं। फिज़िक्स में लिवर का काम है बैलेंस करना, चीज़ों को बैलेंस करना। कैसे चीज़ों को बैलेंस करना, जैसे कई मशीन वगैरह को आप बैलेंस करते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हैं तो आप ब्रेक लगा रहे हो, दोबारा ब्रेक ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये एक बैलेंस का काम हो रहा है। कोई चीज़ बरकरार हो रही है, ऊपर नीचे, तो एक बैलेंस है। साथ साथ में अगर देखें तो गाड़ी का जो एक्सेलेटर है, तो एक्सेलेटर भी क्या होता है, यही बैलेंस होता है, ऊपर नीचे। या फिर एक झूला है तो वो झूला ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन साथ में बैलेंस भी होता है। तो ये जो बैलेंस का काम है, बैलेंस का काम कौन करता है, बैलेंस का काम करता है आपका जो बायोफिज़िक्स में। लेकिन हम इसको लाइफ और बायोलॉजिकल सिस्टम पर किस तरह अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे लिम्स। बायोलॉजी में हम एग्जांपल लेंगे लिम्स और ये फिज़िक्स का तरीका हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिम्स मतलब आपकी टांगे और हाथ हम कहते हैं लिम्स। तो आप टांगों की मदद से किस तरह हरकत करते हो, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह हरकत करते हैं। तो टांगों का मूवमेंट, आगे जाना पीछे जाना मूवमेंट, और ये जो टांगे की मदद से क्या करता है, बॉडी बैलेंस होती है। तो ये बॉडी बैलेंस को हम क्या करते हैं कि बॉडी का बैलेंस रहना, ये भी हम इसको क्या कहते हैं, ये भी किस में आता है, बायोफिज़िक्स में आता है कि बैलेंस करना। साथ साथ में अगर आप देखें तो ये भी हमें ये बताता है कि जैसे सर्कुलेशन सिस्टम, आपकी जो बॉडी के अंदर खून की रफ्तार कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, खून कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो ये भी बायोफिज़िक्स में हम सीखते हैं। ठीक, इसके बाद ये होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड का कम्बिनेशन है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है बायो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। बायो कहते हैं हम लाइफ को, केमिस्ट्री हम कहते हैं केमिकल्स को। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे केमिकल्स जो किसके अंदर पाए जाते हैं, लाइफ के अंदर पाए जाते हैं। न कि सिर्फ लाइफ के अंदर पाए जाते हैं, तो एक केमिकल एक जिंदगी के अंदर पाया जाता है और साथ में वहाँ पे रिएक्शन भी करता हो, रिएक्शन में हिस्सा भी लेता हो, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, तो इसका बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और साथ में वो केमिकल कंपाउंड क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस मतलब रिएक्शन में, बॉडी के अंदर जाके केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेंगे। और ये ओकरिंग मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ
केमिकल कंपाउंड जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसके हम एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि ये कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर 16 केमिकल कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ना कि सिर्फ केमिकल कंपाउंड, बाद में केमिकल प्रोसेसेस मतलब रिएक्शन में भी हिस्सा लेंगे। तो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा केमिकल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है लिपिड्स जो चर्बी की शक्ल में होती हैं, और जो प्रोटीन्स है दाल चावल वगैरह, और जो रेड मीट है चिकन, तो ये हमारे पास क्या प्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट जितनी भी मीठी चीज़ें हैं जैसे चीनी वगैरह ये कार्बोहाइड्रेट है, ये केमिकल कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक और चीज़ अगर मैं थोड़ा सा वाज़े कराता चलूँ, इस आपकी बुक में 2 और एग्जाम्पल है। एक है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हम देखेंगे, और एक है रिस्पायरेशन, तो ये दोनों हम देखेंगे। देखें ये हमारे पास एक AC मतलब एनिमल सेल, PC मतलब प्लांट सेल, हमने 2 सेल लिए हुए हैं। AC ये एनिमल सेल, ये हमारी बॉडी का सेल है, और ये पौधों का सेल है, ठीक है, ये जानवरों के बॉडी का सेल है। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो O2 है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा एक सेल के अंदर पड़ा हुआ है ऑलरेडी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है, आपने खुराक में लिया था, आपने चाय पी थी, तो ये कल ग्लूकोज पड़ा हुआ है। जैसे ऑक्सीजन इधर आ जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देता है, तोड़ने में मदद करता है। तो ये ऑक्सीजन इसको तोड़ने में मदद करता है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल आया। तो एक गैस अंदर आ रहा है और दूसरा गैस बाहर निकल रहा है, तो इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, अंदर एक केमिकल कंपाउंड भी रहता है, और वो केमिकल कंपाउंड टूट गया, मतलब इसने केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले लिया। तो हमने यही देखा था कि लाइफ के अंदर, बॉडी के अंदर ये चीज़ें रहते हैं और बाद में केमिकल प्रोसेस में हिस्सा भी लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस भी देखेंगे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक आपके पास हो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर आपके पास हो सनलाइट, सूरज की रोशनी, तीसरे नंबर पर आपके पास हो क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गेनेली है, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं ये, चौथे नंबर पर आपके पास हो H2O वाटर। तो ये चारों चीज़ें मिलकर एक प्लांट सेल के अंदर मिलकर एक सब्सटेंस बनाएगा, एक चीज़ बनाएगा। उस सब्सटेंस या उस चीज़ का एक नाम है, उसको भी हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये क्या बनाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। अब ग्लूकोज अगेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म का भी नाम देते हैं कि एक चीज़, एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है, दूसरा टूट रहा है, तो बनने और टूटने को हम कहते हैं कि चीज़ों का टूट जाना, बन जाना, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि सेल के अंदर होता है। तो होप आपको ये बायोकेमिस्ट्री समझ आई होगी। इसके बाद जो बायो मैथमेटिक्स है, बायो मीन लाइफ मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि बायो का, लाइफ का मैथमेटिक्स के साथ क्या रोल है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम जो बायो मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स में हम जो मैथ का, रियाजी का मुख्तलिफ टेक्निक और उसके जो टूल्स हैं वो हम ज़िंदगी पर अप्लाई करते हैं, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, बायो एंड मैथमेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स कहते हैं। इससे मुराद क्या है कि कैसे, फ़र्ज़ करें आप कभी भी रियाजी के बगैर बायो नहीं पढ़ सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ब्लड प्रेशर का टेस्ट करवाते हो, BP ब्लड प्रेशर का टेस्ट करवाते हो। जब भी आप ब्लड प्रेशर का टेस्ट करते हो तो उस दौरान डॉक्टर आपको ये बताता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 से 120 के दौरान है,
आपका ब्लड प्रेशर, तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ना आपका ब्लड प्रेशर नीचे है, ना आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर है, नॉर्मल। अगर 60 से नीचे है, 80 से जो नीचे आ रहा है 60-50, तो ब्लड प्रेशर कम। अगर 120 से ऊपर जा रहा है, 130, 140, 140, 150 तक जा रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये जो गिनती है, ये देखिए, ये 80 इज़ मतलब ये आपके पास एक नंबर आ रहा है, गिनती आ रहा है, ये मैथ का हिस्सा है। तो लाइफ में हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का भी बड़ा रोल है। इसी तरह आप शुगर टेस्ट करवाते हो, वो भी आपको ये बताता है कि आप ऑलमोस्ट जो 80 to 100 से लेकर 130 तक, 130 तक जो शुगर का लेवल है, 80 से 130 तक या 125 तक जो लेवल है, ये नॉर्मल है। या कभी कभार आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बनाने से क्या मतलब, आप जो दिल की ECG करते हो, तो उस दौरान आपके दिल में एक ग्राफ बनता है, तो उस दौरान ग्राफ के दौरान भी आपको गिनती में ये बताया जाता है कि ये ग्राफ किस कंडीशन तक है, ठीक है या नहीं है। तो खैर, बायो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल का जो रियाजी का टेक्निक और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तभी हम एक लाइफ को जाके स्टडी करते हैं। तो इन दोनों का कम्बिनेशन हमने पढ़ा था। चौथे नंबर पर हमारे पास है बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब लाइफ, बायो का मतलब यहाँ पे हमारे पास अगेन आ रहा है लाइफ, जिंदगी। जियो का मतलब है लैंड, ज़मीन, और ग्राफी का मतलब है ग्राफ। तो ज़मीन का यहाँ पे हम देखेंगे, एक ग्राफ देखेंगे, और वो ग्राफ किस में देखेंगे, ज़िंदगी का, लाइफ का हमें ग्राफ देखेंगे। ठीक, अब कैसे ग्राफ देखेंगे, इस डिफिनेशन में ये कहा गया है कि ज़मीन में जितने भी, एक ज़मीन, एक जो मुकम्मल ज़मीन है, इसमें मुकम्मल जानदारों को तकसीम किया हुआ है। मुकम्मल एक ज़मीन है, जियोग्राफिकल प्लेस है, ज़मीन का एक प्लेस है, इसमें जानदारों को तकसीम किया हुआ है। कुछ जानदार ज़मीन के इस एरिया में रहते हैं, कुछ जानदार ज़मीन के उस एरिया में, कुछ इधर कुछ उधर। तो फिर एक सवाल है कि क्यों इसको अलग किए गए। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं कि कोल्ड एरिया। ये जो जगह है, ये जगह बहुत ठंड इलाकों से इनका ताल्लुक़ है, और ये जो एरिया है ये हॉट एरिया। ये जो एरिया है बिल्कुल गर्म इलाकों से इनका तकसीम है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक एनिमल रहता है, उसको हम कहते हैं कैमल। कैमल, जो कैमल है, ऊंट, ये इधर गर्म वाले इलाके में रहता है। जो कि यहाँ पे पोलर बियर है, जो बालू हम कहते हैं पोलर बियर। पोलर बियर ठंडे वाले इलाकों में रहता है, तो ये उस इलाके में खुश है। ये अगर कभी भी आप कैमल, ऊंट को ठंडे वाले इलाकों में ले जाओ तो वो मर जाएगा, और पोलर बियर को आप गर्म वाले इलाकों में लाओगे तो वो भी मर जाएगा। तो मुख्तलिफ जानदार ज़मीन के मुख्तलिफ वाले एरिया में इनको तकसीम किया गया है। जैसे कि कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं बायो जियोग्राफी। ज़िंदगी को तकसीम करना और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। लास्ट में हमारे पास है बायो मीन अगेन लाइफ। इकोनॉमिक्स कहते हैं इकोनॉमी को, और इकोनॉमी हम कहते हैं पैसों को। अब ज़िंदगी और पैसों का क्या कनेक्शन होगा, आप सोच रहे होंगे, और मैं आपको बताऊंगा इसका रिज़ल्ट। देखिए, इसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पैसों के हवाले से हम पढ़ते हैं। कैसे पैसों के हवाले से पढ़ते हैं, फ़र्ज़ करें एक किसान है, एक फार्मर है। किसान पूरे साल वो, चाहे वो गंदम हो, राइस, वीट, और चाहे वो राइस चावल हो, इसकी पूरी साल इसकी काश्तकारी करता है, इसका ख्याल रखता है, गंदम और राइस का ख्याल रखता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ये इस गंदम और उसको काश्तकारी करते हैं, उनको कट करते हैं। बाद में ये जो फार्मर है, किसान, इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या जो राइस था और जो गंदम और चावल थे, क्या इससे मुझे इजाफा हुआ है, क्या मुझे नुकसान हुआ है। तो नुकसान और नफ़ा को हम स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। जैसे या फिर आप कुछ फॉर्म्स निकालते हो, तो वो फॉर्म कौन से, चाहे वो पोल्ट्री फॉर्म्स हो या कुछ और फॉर्म्स हो। पोल्ट्री फॉर्म्स में आप हैन वगैरह को क्या करते हैं, हैन वगैरह को पालते हो, बाद में उसको जाकर बेच देते हो। फिर आप बाद में ये देखते हैं कि आप इनका कॉस्ट वैल्यू चेक करते हो, क्या आपका नुकसान हुआ है या फिर क्या आपका नफ़ा हुआ है। तो इनको बायो में इकोनॉमिक्स, पैसों के हवाले से स्टडी करना, इकोनॉमिक के हवाले से स्टडी करना, हम इसको कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। आज के टॉपिक के लिए खुदा हाफिज़।